हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत आवेश को देखा, कूलाम के नियम को देखा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत को देखा और उसके संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और फिर हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा। अब आज के वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत पहले हम लोगों ने बता दिया है, आज थोड़ा सा उस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मुख्य बिंदु है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके लिए फार्मूला क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई आवेश है, अगर इधर वो धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो उस आवेश के चारों तरफ, सपोज कि यह एक प्लस क्यू आवेश है, दिस इज ए पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र मीन्स किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आता है तो वह एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को, उस दायरे को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसका? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं है तो वह किसी न किसी आवेश के कारण होगा। और वह वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक दायरा है, एक एरिया है। उस एरिया के अंदर अगर दूसरा कोई आवेश आएगा तो उस पर एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ओके, सो इट इज़ क्लियर कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र कुछ और नहीं, एक एरिया है। ओके, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है, एक एरिया है। इससे क्या समझते हैं आप? इससे यह समझना है कि इसके अंदर अगर कोई भी आवेश, सपोज कि कोई Q0 आवेश है, प्लस Q0 आवेश है, इसको यहाँ रख रहे हैं तो इस पर कोई बल, इस पर कोई भी यह ना तो आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। जैसे यहाँ आता है कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं, लेकिन जैसे इसकी बाउंड्री पे आ रहा है तो इसको लगता है, इसको ऐसा महसूस होता है कि इस पर कोई ना कोई एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ओके, और अंदर आ रहा है तो और बल कार्य कर रहा है, और बल कार्य कर रहा है, और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो उस पर प्रतिकर्षण बल बढ़ता चला जाता है। यानी इस एरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी आवेश आएगा तो वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट चार्ज। अगर वो पॉजिटिव है तो वह प्रतिकर्षित होगा, अगर निगेटिव है तो वो क्या होगा? आकर्षित होगा। क्लियर? तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। नाउ इट्स क्लियर। अब उस पर बल कार्य करेगा, सीधी सी बात है। अगर सपोज कि इसके अंदर कोई एक पॉइंट P है, इस पर हमने प्लस Q0 आवेश रख दिया। अगर इस पर प्लस Q0 आवेश रखा तो यह आवेश, इस आवेश को ऐसा अनुभव होगा कि इस पर एक बल कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? एक बल कार्य कर रहा है, F कार्य कर रहा है। ओके, सपोज कि यह जो Q0 है, यह Q0 का मान हम ले लेते हैं कि यह जो है 2 कूलाम है, और जो यह बल कार्य कर रहा है F, यह 10 न्यूटन है। ओके, तो जब 2 कूलाम, इस पॉइंट P पर 2 कूलाम का आवेश हम रख रहे हैं तो इस पे बल कितना कार्य कर रहा है? 10 न्यूटन का। अगर 1 कूलाम होता तो कितना लगता? अगर 1 कूलाम आवेश होता तो कितना लगता? F अपान Q0 के, यानी 10/2 यानी 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यही डिफिनेशन हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या इसे समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि अगर कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर हम 1 कूलाम आवेश रखें, उस पर जो बल कार्य करेगा वही बल उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो वह कितना वैद्युत बल का अनुभव करेगा,
वह बल ही उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ओके, इसको कैसे करते हैं कि देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ क्यू जीरो है, तो इसके ऊपर जो बल कार्य करता है तो कूलाम के नियम के अनुसार वह बल कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो अपान, अगर ये दूरी यहाँ से इसकी दूरी कितनी है r है तो r² होगी, इतना न्यूटन बल कार्य करेगा। लेकिन ये बल कितना है, यह बल है Q0 कूलाम पर लगने वाला बल है, Q0 कूलाम पर लगने वाला बल है वाला बल है, यह Q0 कूलाम पे लगने वाला बल है। तो एक कूलाम पर कितना बल लगेगा, एक कूलाम पर लगने वाला बल उस बिंदु पर P पर है ना, लगने वाला बल क्या होगा, वह हो जाएगा F/Q0 के, और इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो E = F/Q0 और यहाँ से यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r² के। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r² के, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E = F/Q0 के। और अगर यह पॉइंट चार्ज है तो इसका मान कितना आ जाता है, अगर वह बिंदु आवेश है तो वह उसका मान आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r²। तो यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और अगर कोई बिंदु आवेश है, कोई भी बिंदु आवेश है तो उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r² के। अगर वह निर्वात है तो, अगर इस कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो यहाँ पर K लग जाता है, एप्सिलॉन जीरो K हो जाता है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है। तो एकांक आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश यानी एक कूलाम आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा वह बल ही उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदु हैं तो अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, इस पर अलग होगी, इस पर अलग होगी। जैसे जैसे उस आवेश से दूर की तरफ बिंदु जाएगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। कैसे घटती जाएगी, इस फार्मूले के अनुसार देखें अगर हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या है, कांस्टेंट है। यह जो आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह भी कांस्टेंट है, सिर्फ r वेरिएबल है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। मतलब जैसे ही r की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाएगा, या उल्टा कहें कि जैसे जैसे r की वैल्यू कम होती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 के। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 का है और F क्या है, बल है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर बल सदिश राशि है और ये Q0 क्या है, एक अदिश राशि है, तो एक सदिश राशि में एक अदिश राशि का भाग किया जा रहा है। तो किसी भी सदिश राशि में किसी अदिश राशि का गुणा या भाग करते हैं तो वह सदिश राशि ही होता है। यानी यह जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है यह क्या हो गया, यह एक सदिश राशि हो गया। ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या हो गया, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो इसका मात्रक क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि E = F/Q0 के। तो इसका बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसके बीमा की बात करें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीमा की अगर बात करें
तो बीमा क्या हो जाएगा, बल की बीमा वटे कूलाम की बीमा। तो बल की बीमा क्या हो जाती है, mL_t-2k, और कूलाम की बीमा क्या हो जाती है, AT_k। कुछ बच्चों को कूलाम की बीमा नहीं पता होगी तो उसको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा जो होती है वह हो जाता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश बटे समय। ओके, तो धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी I=Q/T के, या Q= क्या हो जाएगा, I×T के। Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, तो कूलाम का मात्रक क्या होगा, I मीन्स हो गया एम्पियर, और समय का हो गया सेकेंड। ओके, तो कूलाम का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर का बीमा A हो गया और T हो गया, तो कूलाम की बीमा हो गई, कूलाम की बीमा हो गई AT। ओके, तो ये आपकी जानकारी के लिए है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई, उसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, उसकी बीमा क्या हो गई, उसकी बीमा निकाल लेते हैं हम लोग, इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया mL, और T-2 है, एक और चला गया, mL_T-3 हो गया, और A पर -1। ओके, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो गया। ओके, सो इट इज़ नाउ क्लियर कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है समझ में आ गया, एक क्षेत्र है, एरिया है, जिसके अंदर दूसरा कोई आवेश आएगा तो वैद्युत जो है बल का अनुभव करेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर 1 कूलाम आवेश रखें तो वह कितना बल, उस पर कितना बल लगता है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, E=F/Q0 हो जाता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है इसकी, और ये एक सदिश राशि होती है, इसकी बीमा आ जाती है आपकी mL_T-3 A पर -1। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हमने प्रूव कर ही दिया है कि अगर यहाँ कोई Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस पर एक प्लस Q0 आवेश ला के रख देते हैं, और जैसे ही रखेंगे तो इस पर एक फोर्स काम करेगा F, है ना, और उस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F= कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q0/r², इतना न्यूटन कार्य करेगा R²। ओके, तो यह बल किस पे होगा, Q0 कूलाम पर। तो एकांक आवेश पे कितना लगेगा, एकांक आवेश पर 1 कूलाम आवेश, एकांक आवेश पे कितना लगेगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, वह उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वह हो जाता है F/Q0 के, और यह क्या हो जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q/r²। तो पहले भी प्रूव कर रखा हम लोगों ने, और वही चीज़ एक टॉपिक के रूप में भी कभी कभी पढ़ लेते हैं लोग, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, आइए इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का Q/r² हो गया। ओके, इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 2 आवेश हैं, एक आवेश है, क्वेश्चन 1, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। इसका जो Q1 है, Q1 का मान दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 का मान भी दे रखा है 1 × 10⁻⁷ कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि जो Q1 के कारण Q2 के केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, और Q2 के कारण Q1 के केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो इसके कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन हमने नहीं बताया था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या होगा, जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ओके, उस पर लगने वाले जो आवेश रख रहे हैं उस पर जो बल की दिशा होगी, वह अगर धन आवेश है तो धन आवेश
के पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, लेकिन अगर ऋण आवेश है तो उस पर जो लगने वाले बल की दिशा है उसके विपरीत दिशा में होता है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र Q1 के कारण है ना, इसको हम लोग पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लीजिए, बी पर रखा है, कारण बी पर, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहें तो देखिए इसके कारण ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर होगी, दूर की ओर होगी। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी E1 होगी। इसी तरह इसके कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर की ओर होगी, E2 होगी। तो पहले E1 निकाल लिया जाए। E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 है ना, Q1/r²। तो इसकी वैल्यू रख लिया जाए 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7 है, अपान r²। r क्या है, 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+4, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 ये हो गया, गुणे 9 4 13, 13 में से 7 घटेगा तो 6 10⁻6, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया E1, मतलब पहले Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला, Q2 के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि Q2 के कारण A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे 1/4πε0 Q2/r²। इसके वैल्यूज पुट किया जाए तो यह 9 इंटू 10⁻9 तो रहेगा ही, Q2 कितना है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है, अपान r² तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+4। तो 9 4 13, 13 में से 7 घटेगा 6, तो 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया E2 की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हो गया कि दो आवेश हो गए, दोनों में एक है 2 इंटू 10⁻7 कूलाम का है, 1 इंटू 10⁻7 कूलाम, दोनों के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। तो पहले के कारण दूसरे के केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरे के कारण पहले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दोनों में एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो इस तरीके से अपने टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, यह है +4 माइक्रोकूलाम है, कितना है +4 माइक्रोकूलाम। दूसरा एक आवेश यहाँ पर है, यह है +1 माइक्रोकूलाम, कितना है +1 माइक्रोकूलाम, और दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। क्वेश्चन यह है कि इन दोनों के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्वेश्चन समझ में आया। दोनों आवेश हैं, एक 4 माइक्रोकूलाम एक 1 माइक्रोकूलाम, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पर एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु हमें मिलेगा कि जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।
तो वह पॉइंट कहाँ पर है उसकी पोजीशन को ज्ञात करना है। तो ऐसा कैसे होगा, मान लेते हैं कि देखिए ऐसे एक कॉमन सेंस अगर लगाया जाए तो यह 4 माइक्रोकूलम है तो Q/r² होता है ना। तो सपोज कहीं न कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं कि इसी ये है पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो मान लेते हैं कि यह दूरी है x, कितनी है x, और तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 2 - x मीटर। ओके, तो इस 4 माइक्रोकूलाम के कारण इस यहाँ पर 4 माइक्रोकूलाम के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा इधर की ओर होगी और इस 1 माइक्रोकूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर E2 किधर होगी, इधर की ओर होगी। और अगर वह पॉइंट P पर यह ऐसा हो कि E1 और E2 की वैल्यू दोनों सेम हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो है इसको लिखेंगे हम लोग कि यदि P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता 0 है तो क्या होगा, E1 = E2 होगा। E1 = क्या होगा बच्चों, E1 = होगा, इसके कारण ये है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q मीन्स क्या हो गया 4 माइक्रोकूलाम अपान r²। r² मीन्स हो गया x² = ये भी हो जाएगा E2 तो 1/4πε0 1 माइक्रोकूलाम Q2/r² मीन्स हो गया 2 - x का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 माइक्रोकूलाम मीन्स हो गया 4 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम, ये माइक्रो को रख दिया, x² = 1 × 10⁻6 अपान 2 - x का होल स्क्वायर। ओके, तो 10⁻6 10⁻6 कैंसिल, इसको हम लोग 4/x² हो गया 1/2 - x का स्क्वायर, इसको रूट ले लें तो 2/x = +/-1/2 - x हो जाता है। या इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो पिछला जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया सेम वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व कर भी सकते हैं अगर जो लोग पिछले वीडियो को देख रखे हैं वहाँ पे सोल्यूशन है, अदरवाइज यहाँ इसको नए सिरे से भी सॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 4x = +/-x के 4 - 2x = +/-x। यहाँ से दो कंडीशन आ जाते हैं, क्या दो तरीके का क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाएगा कि 4 - 2x = अगर +x लें हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x = 4 के, या x = क्या हो जाएगा 4/3 मीटर के, एक आंसर ही आया। अगर इसको निगेटिव लेके चलें तो 4 - 2x = -x के, इधर आ जाएगा तो x = आ जाएगा 4 मीटर के, एक आंसर है आ गया। तो देखिए अब यहाँ से दो आंसर आ चुके हैं, इन दोनों में से कौन सही है इसको चेक करते हैं। तो देखिए अगर x = 4 रखा जाए 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, 4 मीटर का मतलब यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर E1 इधर की ओर होगी, और इसके कारण भी चूंकि ये भी पॉजिटिव है इसका E2 भी इधर की ओर होगा। तो इस पॉइंट पर कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, इसलिए वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, अर्थात यह जो वैल्यू है यह नॉट वैलिड है, ये सही नहीं है। ओके, ये क्रॉस हो गया, ये सही है, ये होगा x = 4/3 मीन्स 1.33 मीटर, मतलब इसका 1 मीटर यहाँ से थोड़ा सा कुछ अधिक 1.3 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसके कारण इधर और इधर दोनों का वैद्युत क्षेत्र अगर बराबर हो जाएगा उस केस में, और तब उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर है, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक
वैद्युत क्षेत्र को देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देख लिया, बीमा देख लिया, और कोई पॉइंट चार्ज अगर है, कोई अगर बिंदु आवेश है तो उसके कारण r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होती है, तो वह होती है 1/4πε0 Q/r² के, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ओके, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा अगर धन आवेश है तो उससे दूर की तरफ होगी, अगर ऋण आवेश है तो उधर से उस आवेश की तरफ होगी, अपोजिट दिशा में होगी। ओके, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ओके, जैसे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अब तक जो पढ़ाया गया उसे रिपीट करें, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो।